हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स, जिसकी थीम होती है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। इसके अलावा मुझे एक और बात पहले बतानी थी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के आर ओ का एग्जाम दे रहे हैं तो इसके लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है और उस चैनल पर प्रॉपर तरीके से जीएस हिंदी का क्यूज कराए जाते हैं, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं और काफी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका नाम है उस चैनल का परीक्षा मंथन। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप टाइम टू टाइम बिल्कुल शेड्यूल के साथ जिस तरह टेस्ट सीरीज को अटेंड करते हैं वैसे आप क्वेश्चन कर सकें। तो इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को। और आज का हमारा पहला टॉपिक है इम्यूनिटी मार्स हेलीकॉप्टर। जानने की कोशिश करेंगे ये क्या है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये नासा का है, ठीक है। और नासा का ये अपने आप में पहला हेलीकॉप्टर है। इसके साथ यूनिटी दूसरे ग्रह में उड़ान भरने वाला पहला नियंत्रित विमान बनने का इतिहास बनाएगा। यानी कि ये पहला ऐसा विमान होगा जो कि मार्स पर पहुंचेगा और नीचे से इसको प्रॉपर तरीके से नियंत्रित किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से इस पर कंट्रोल रखा जाएगा। इस वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में था। मार्च 2020 मिशन नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम का एक हिस्सा है और यह जुलाई 2020 में पृथ्वी से लॉन्च किया गया था। यह फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर पहुंचा है, यानी कि फरवरी में यह पहुंच गया था और जुलाई में इसको लॉन्च किया गया था। इन्गुनिटी हेलीकॉप्टर नासा के मंगल 2020 मिशन का एक हिस्सा है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। इन्गुनिटी मार्स हेलीकॉप्टर, जिसे किसने लॉन्च किया था? नासा ने लॉन्च किया था और यह अपने आप में एक नया कीर्तिमान बनाने वाला है। और वो कीर्तिमान यह है कि यह मार्स पर पहुंचने वाला पहला नियंत्रित क्या होगा? हेलीकॉप्टर होगा और वहां पर अन्वेषण करेगा और मार्स की जानकारी इकट्ठा करेगा, जिससे कि हम मार्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जान सकें और पता लगा सकें कि मार्स पर जीवन रहने लायक है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है दक्षिण कैरेबियन में ज्वालामुखी फूटता, यानी कि फूटना। ये यहाँ पे फूटना हो जाएगा। तो देख लेते हैं वोल्केनो इरप्ट इन साउथ कैरेबियन कहां पर है, ये भी समझेंगे। उससे पहले आप समझिए, यहाँ पे देखिए MSN न्यूज का आर्टिकल है, वोल्केनो इरप्ट इन साउथ कैरेबियन। तो है क्या? पूर्वी कैरेबियाई द्वीप पर स्थित ला सोरिरे ज्वालामुखी दशकों की निष्क्रियता के बाद हाल में ही फट गया। यानी कि काफी दिनों से ये बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ था, इसमें कोई हलचल नहीं थी, लेकिन हाल में ही क्या हुआ कि इसमें इरप्शन हो गया। हाल में ही इसमें क्या हो गया? एक बड़ा सा विस्फोट हुआ और ज्वालामुखी के आसपास के गांवों में हजारों लोगों को यहां से खाली करने पर मजबूर किया गया। उनको बोला गया कि यहां से चले जाइए, नहीं तो आपकी जान माल को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो याद रखिएगा, खबरों में रहा ला सो रे ये रे क्या है, तो आपको याद रखना है यह एक प्रकार का ज्वालामुखी है जो कि दक्षिणी कैरेबियाई द्वीपों पे था, जो हाल में ही विस्फोट हुआ है काफी सालों बाद। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है किससे भी ये मैंने आर्टिकल लिया है। चलते हैं आगे, यहीं पे देख लेते हैं। देखो, इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल था, वोल्केनो इरप्ट्स इन साउदर्न कैरेबियन स्पार्क्स एवोल्यूशन फ्रीजी। तो ये काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था, काफी दिनों से शांत था, लेकिन अचानक से यहाँ पर ये हो गया। और ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे ये इरप्शन हुआ है। देख सकते हैं आप, ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और यहाँ पर बीच वाला जो रीजन है इसको कैरेबियाई बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है क्या है? मेनी इंडेमिक स्पीसीज में गॉट एक्सिंक्ट इफ GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन राइज। यहां पर कहने का मतलब यह है, हाल में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि अगर हमने ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रित नहीं किया तो बहुत सारी स्थानिक प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। तो अब हमें समझने की कोशिश करना है कि आज हमारा डेवलपमेंट किस लेवल का हो गया है और आज हम किस तरह के डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पे हैं। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जनरल बायोलॉजिकल कंजर्वेशन में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित नहीं किया गया और उनकी ऐसे ही वृद्धि होती रही तो क्या होगा? बड़ी मात्रा में जानवर, पेड़ पौधों को विलुप्ति का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ द्वीपों पर जो स्थानिक प्रजातियां हैं उनके सामने जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा जोखिम है और जलवायु परिवर्तन के कारण पहाड़ों में प्रत्येक 5 स्थानिक प्रजातियों में से 4 विलुप्त होने की कगार पे हैं। यानी कि पहाड़ों में रहने वाली, हिली एरिया में रहने वाली 5 में से 4 प्रजातियां क्या है? विलुप्त होने की कगार पे हैं। तो काफी ज्यादा कंसर्न वाली बात है हम सबके लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए और पूरे अर्थ के लिए। देख लेते हैं आगे क्या है।
95% समुद्री प्रजातियां और 92% भूमि आधारित प्रजातियों की संख्या में कमी का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जो 90% लगभग समुद्री प्रजातियां और लगभग वही 92% भूमि प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी होंगी और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 60% स्थानिक प्रजातियों को विलुप्त होने का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो काफी ज्यादा बड़ा संकट है स्थानिक प्रजातियों के सामने जलवायु परिवर्तन के कारण। देखिए यहाँ पे न्यू रिसर्च मेनी इंडेमिक स्पीसीज कैन बी गो एक्सटेंट अनलेस पेरिस पैक्ट गोल इन मीट। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से इस मुद्दे को उठाया था। अब जानते हैं पेरिस में एक पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी और ये पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी 2015 में, जिसे लागू करना था 2021 से। लेकिन अभी हुआ क्या है, इस पेरिस क्लाइमेट डील को प्रॉपरली लागू नहीं किया गया और इसमें यह टारगेट था कि आने वाले समय तक हम 2% ग्रीन हाउस गैसों को कम करेंगे। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि 2% से भी कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 3% अगर हम करते हैं तब जाके कुछ होगा, अन्यथा हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है। तो हम सबको अवेयर होना पड़ेगा, हम सबको जागना पड़ेगा, जिससे कि इस समस्या का समाधान निकाल सके हम और हमारी अर्थ को, हमारे जीव जंतुओं को, पक्षियों को और अपने आप को हम बचा सकें। ठीक है, तो इसी के साथ अगले टॉपिक पे चलते हैं, याद रखिएगा इसके बारे में। अगला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट वयस्क अपने धर्म का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। देखिए हुआ क्या था, हाल में ही एक बीजेपी के नेता ने जनहित याचिका दायर की थी और उस याचिका में यह कहा गया था कि अंधविश्वास, काला जादू और धोखेबाज के आधार पर अगर धर्म का परिवर्तन कराया जाता है, धर्मांतरण कराया जाता है, तो उस पर क्या किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए, रिलीजियस कन्वर्जन पर रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को इस बात से कहकर खारिज कर दिया कि अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार अपने धर्म की प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। उसके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता और अगर व्यक्ति वयस्क है तो वयस्क के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसी वजह से शीर्ष अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया। देखिए यहाँ पे शीर्ष अदालत ने कहा कि जनहित याचिका संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करती है। न्यायमूर्ति RF नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ के अनुसार, जिसमें निर्णय सुनाया कि संविधान के अनुच्छेद 25 में शब्द प्रचार धर्म के अधिकार की गारंटी देता है, इसलिए कोर्ट इस पर रोक नहीं लगा सकता। तो ये अच्छे से याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही किया है, तो हाल में ही अब ये घोषणा की है कि वयस्क अपने अनुसार अपने धर्म का परिचालन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा इस बारे में। देखते हैं आगे। देखिए द हिंदू का आर्टिकल है, पीपल आर फ्री टू चूज रिलीजन सुप्रीम कोर्ट। ये द हिंदू ने कवर किया था और वहीं से मैंने ये आर्टिकल लिया है। पीपल क्या है, फ्री है अपना रिलीजन को चूज करने में, अपने रिलीजन को बेसिकली प्रेफर करने में, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खबरों में महमूदपुर गांव। क्या है, मथुरा जिले में स्थित इस गांव का नाम बदलकर परासौली कर दिया गया है। इस गांव का संबंध भक्तिकाल के महान कवि सूरदास से था। यह देखिए यहां पर अमर उजाला का आर्टिकल है, मथुरा महमूद नगर का नाम फिर हुआ परासौली, सूरदास की कर्मस्थली, गांव में बटी मिठाइयां। यानी कि गांव में मिठाइयां बटी हैं। गांव वाले लोग काफी खुश हैं इससे कि इसका गांव का नाम बदलकर परासौली कर दिया गया है, जो कि किससे था, सूरदास जी से संबंधित था। तो याद रखिएगा यहां पर। और ये किया किसने, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैंडबुक। क्या है, द मिंट का आर्टिकल है। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे हाल में ही नीति आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। याद रखिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप बताओगे नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। इस हैंडबुक का उद्देश्य व्यापारिक विवादों का समाधान करना है, जिससे कि व्यापारिक जो विवाद हैं, जो काफी लंबे चौड़े हो जाते हैं, काफी टाइम लगता है, उन विवादों का ऑनलाइन डिस्प्यूट करने के लिए ही ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक लॉन्च की है। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। तो यहां पर देख सकते हैं द मिंट का आर्टिकल है, नीति आयोग टू लॉन्च ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक टुडे। यानी कि कल इसको लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक किसने लॉन्च किया है, तो आप कहोगे नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। नीति आयोग के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, तो आज मैं नहीं बताने वाला, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा नीति आयोग के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा टीका उत्सव। क्या है, जरा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2021 के बीच पूरे देश में यह उत्सव मनाया जाएगा। यानी कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में हमारे देश में लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी, उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा, उनको वैक्सीनाइजेशन किया जाएगा, उनको कोविड-19 का टीका दिया जाएगा और इसी को नाम दे दिया टीका उत्सव। इस पहल के साथ कोविड-19 से बचने के लिए अर्हत लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। यानी कि जो लोग एलिजिबल हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है, देखिए, टीका उत्सव फ्रॉम संडे
एम टू वैक्सीनेट मैक्सिमम एलिजिबल पीपल, यानी कि जो एलिजिबल पीपल हैं उसको वैक्सीनेट किया जाएगा इसके तहत। याद रखिएगा, यहां पर देखिए ऑल इंडिया रेडियो का ये आर्टिकल है, टीका उत्सव टू बी ऑर्गेनाइज फॉर टुमारो टू कंट्रोल सर्जिंग कोविड-19 डिजीज। एक बात याद रखनी है, 11 तारीख को जन्म दिवस है किसका, ज्योतिबा फुले जी का, और 14 को जन्म दिवस है किसका, बाबा साहब अंबेडकर का। इसी वजह से इस डेट को चुना गया है ताकि दोनों महान पुरुषों को याद करते हुए हम टीकाकरण का कार्यक्रम चला सकें और कोविड-19 से लोगों को बचा सकें। तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में, टीका उत्सव, जो कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में मनाया जाएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ वीरानी अवार्ड। क्या है, हाल में ही यह अवार्ड किसको दिया गया है, तो आपको याद रखना है हाल में ही यह अवार्ड छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि जो एथलीट हैं दूती चंद, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है इस अवार्ड के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या है, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि यह सम्मान एथलीट दूती चंद को प्रदान किया जाएगा। यह अवार्ड उन्हें 14 अप्रैल को बाबा साहेब जयंती के दौरान दिया जाएगा। याद रखिएगा, जागरण जोश का आर्टिकल है, दूती चंद टू बी ऑनर्ड विद छत्तीसगढ़ वीरानी अवार्ड, चेक फुल लिस्ट ऑफ विनर्स। तो ये आपको याद रखना है इनके बारे में। फेमस एथलीट हैं, इन्होंने एशिया कप में एशिया जो गेम्स हुए थे उसमें भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। तो काफी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है, याद रखिए इनके बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला हमारा टॉपिक है खबरों में ध्रुवीय रेशम मार्ग। ये थोड़ा सा अलग हो गया है, तो प्लीज इसको देखिएगा। ध्रुवीय यानी कि पोलर सिल्क रूट की बात हो रही है यहाँ पे। हाल ही में चीन के द्वारा आर्कटिक महासागर क्षेत्र में इस मार्ग को बनाने की बात की है। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और चाइना तेजी से ऐसी ऐसी चीजें डेवलप कर रहा है जिससे कि वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। और हाल में ही इसी प्रकार की घोषणा चीन ने फिर की है कि वह ध्रुवीय आर्कटिक क्षेत्र में एक मार्ग बनाएगा जिससे कि जहाजों का आवागमन हो सके। अब क्वेश्चन उठता है उसने किया क्यों है। चीन सरकार का कहना है कि आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ तेजी से पिघल रही है, ऐसे में यहां समुद्री जहाजों का आवागमन के लिए मार्ग बनाए जा सकते हैं और इसीलिए ऐसा करने जा रहा है चीन। देखिए यहाँ पे, चाइना अनवील्स विजन फॉर पोलर सिल्क रोड अक्रॉस आर्कटिक। तो ये यहाँ पर आपको याद रख लेना है, ये चाइना ने हाल में ही ऐसी घोषणा की है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला जो टॉपिक है वो समझ लेते हैं किसके बारे में है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्या, अभ्यास प्रश्न। कभी कभी खबरों में रहने वाली परिवार पहचान पत्र योजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश से है, ऑप्शन बी हरियाणा से है, ऑप्शन सी गुजरात से है, ऑप्शन डी केरल से है। जो भी इसका आंसर हो आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, कैसा लगता है आपको ये कार्यक्रम, जरूर बताएं। और आज से आपके लिए एक सरप्राइज है, वो या तो आपको शाम को मिलेगा या फिर आपको कल मिलेगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया आरओ का हमने एक चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम है परीक्षा मंथन। ठीक है, जिसे मेरे मित्र संचालित करते हैं। तो अगर आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो उस चैनल को ज्वाइन करें। काफी ज्यादा अच्छा चैनल है जिसमें काफी इंफॉर्मेशन के साथ आपसे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जीएस के, हिंदी के और साइंस और ये सारी चीजों को ऐड किया जा रहा है, तो उसको ज्वाइन करें। अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर, जिससे कि ये चैनल प्रमोट हो, ग्रोथ हो। कमेंट करें जैसा भी आपको लगता है और इन क्वेश्चन का भी आंसर दें। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।